अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं इसरार अहमद कसाना। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सुन ही ली होगी कि न्यूज़ीलैंड का जो मामला हुआ और उसके बाद फिर इंग्लैंड का जो मामला हुआ, वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। और वो जिस तरह के शक था हमें भी, वो अब यकीन में बदल गया कि वो हमारे हमसाया मुल्क की ही कारस्तानी थी। और उधर से ये सारे मामला जो थे वो शुरू हुए और फिर उनको एक बड़े ही मंसूबे के साथ उनको अमल पजीर किया गया। और आज हम ये देख रहे हैं कि न्यूज़ीलैंड के बाद इंग्लैंड भी जो है वो भी इनकार कर चुका है। अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, इसका तजिया करेंगे। अफगानिस्तान के साथ जुड़ी हुई तमाम सूरत हाल जो है वो किस तरफ लेके जा रही है हमें। खित्ते के जो इश्यूज हैं उनके ऊपर एक अजीब सा हम देख रहे हैं कि कन्फ्यूजन भी है। जो मेजर पावर्स हैं वो क्या सोच रही हैं, वो भी कन्फ्यूजन का शिकार लगती हैं। हो क्या रहा है, इस तमाम सूरत हाल का जायजा लेंगे। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब जनरल नईम खालिद लोधी साहब, साबिक वज़ीर दिफा भी हैं, अस्सलाम वालेकुम। सेक्रेटरी दिफा भी रहे हैं। उनसे आज बात करते हैं। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का जनरल साहब। एक तो ये है कि आपका अगरचे वो उस तरह का ताल्लुक तो नहीं है क्रिकेट के साथ, लेकिन क्रिकेट ही के साथ जुड़ी हुई इस वक्त असल में इतनी सियासत आ गई है क्रिकेट में भी कि वो जियो स्ट्रेटजी के ऊपर भी वो इम्पैक्ट कर रही है। तो ये जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मामला हुआ, और आज हमने देखा कि वजीर दाखिला और वजीर इतलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि क्या क्या ये मामला चल रहे थे। ये क्या हो क्या रहा है जनरल साहब? जी, पहली बात तो ये बात बड़ी काबिल अफ़सोस है कि खेल के मैदान में भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आ गई है हाँ और जी। यकीनन आ गई है। और ये वाला जो मामला है ये बिल्कुल ये तो पॉलिटिक्स की नज़र हुआ है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। ये जो चीज़ें मालूम कर ली गई हैं कि ये सोर्स कहाँ से थी, कैसे फैलाई गई, ये चले 1-2 दिन लग गए, पता चल गया। अब इसके बाद हमने देखना है कि यहाँ तक चीज़ जो पहुँच गई, इसके आगे करना क्या है? इसको थोड़ी देर के लिए मैं तौक़ुफ़ करता हूँ। आप ये जो कह रहे हैं कि हो क्या रहा है, हो ये रहा है भाई कि जब आपका वज़ीर-ए-आज़म एससीओ की कॉन्फ्रेंस में 2 जुमले कहे, एक ये कि दुनिया को चाहिए कि अफ़गानिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ को मान लें। हुँ। जिसका मतलब आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। वो जी कह हाँ। रहे हैं कि उनको रिकॉग्नाइज़ करें और वो भी वहाँ की डी फैक्टो हुकूमत है। उसके बाद वो एक और बात ये कह रहे हैं कि जी अफ़गानिस्तान के ऊपर बाहर से चीज़ें फ़ोर्स नहीं की जा सकती। जिसका ये मतलब है कि जो आपकी डिमांड्स हैं, ये बड़ी अजीब-ओ-गरीब हैं कि जी वहाँ पर ख़वातीन मिनिस्टर्स नहीं हैं, वहाँ पर ये नहीं है, और हम भी बाज़ औक़ात साथ लग जाते हैं उसमें। हालाँकि हमारे खैबर पख्तूनख्वा में कितनी ख़वातीन मिनिस्टर्स हैं, वो भी तो एक गवर्नमेंट है। हाँ। तो बंदे को सोचना चाहिए कि आप किस सोसाइटी से क्या चीज़ डिमांड कर रहे हैं। सबसे कंज़र्वेटिव सोसाइटियों में से अफ़गान सोसाइटी है, और वहाँ पे ये कहना कि जी आप जो है ना सबको शामिल करें। तो मैं तो हमेशा ये कहा करता हूँ कि देखिए जो अमेरिका के ओरिजिनल रहने वाले हैं उनको रेड इंडियंस कहते हैं। कितने हैं उनकी कैबिनेट में, उनकी काबीना में? जो ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल। रहने वाले ओरिजिनल लोग हैं उनको ऑबरजीन्स कहते हैं। कितने हाँ, हैं, कितने इंक्लूसिव है ऑस्ट्रेलिया। सही और बात। 100 से ज़्यादा मुल्क हैं दुनिया में जहाँ पर कोई खातून वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर नहीं है। तो कितनों ने वो आवाज़ उठाई। तो ये बिल्कुल हाँ, भूदे किस्म के डिमांड्स हैं। उन्होंने कोई उनको ये जो आज़ादी है किसी ने तश्तरी में रख कर नहीं दी है, प्लेट में रख कर नहीं दी है, उन्होंने हासिल की है। और जिससे हासिल की है वही सबसे ज़्यादा बोल रहा है कि जी आप ये करें ना वो करें। भई तुम अपने घर में रहो, हाँ, तुम्हें उन्होंने घर का रास्ता दिखाया, तुम्हारा क्या ख़्याल है वो तुम्हारी बातें मानेंगे? ठीक है, आपने $9 बिलियन जो कि उनके हैं वो हाँ, रख लिए। अपना ज़रा अखलाकियात का मेयार देखो कि हाँ, आपने किसी के पैसे रखे हुए हैं, वहाँ पर बच्चे भूखों मरने के इम्कानात मौजूद हैं जो लोग कह रहे हैं, ऑल्दो मैं इस पे यकीन नहीं करता, लेकिन बहरहाल। और फिर आप ये वावेला भी मचा रहे हैं कि ये नहीं हो हुँ, रहा और वो नहीं हो रहा। तो ये उसी का शाखसान आप आगे चलें कि ये जो मैंने बातें कही हैं, जब वज़ीर-ए-आज़म ने एससीओ में दो टोक बात कही और अभी हाँ, बीबीसी से भी जब बातचीत की, उन्होंने फिर दुनिया को बताने की बिल्कुल, कोशिश की है कि भई आप आगे चलें, उनको उनकी स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि आप उनकी मदद करें, उनको तन्हा ना छोड़ें और ये सब कुछ। तो मेरा ख़्याल ये है कि अब इसको हम 2 हिस्सों में तक़सीम कर देता हूँ कि ये जो मामला हुआ है क्रिकेट वाला, इसमें हमें क्या करना चाहिए हुँ, लीगली और क्या करना चाहिए अदरवाइज़। देखें, जी, एक तो हमें ये करना चाहिए डिप्लोमैटिकली और लॉ-फेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अब हमारे पास चूँकि पक्के सबूत मौजूद हैं, तो जिस फ़ोरम पर भी जा सकते हैं, चाहे आईसीसी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है या कोई और फ़ोरम है, मुझे तो मालूम नहीं है ज़्यादा। तो वहाँ जाके इसको उठाएँ, क्योंकि अभी आपके पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जो कि आप मौजूद, इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको ठीक, प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस कहते हैं, वो हाँ, मौजूद है। दूसरा ये है कि मेरे ख़्याल थोड़ा-सा प्रेशर डालना चाहिए इस तरह का कि ये जो इनकी एम्बेसीज़ हैं, यहाँ पर लोग मुज़ाहरे करें, हाँ, पाकिस्तानी जाके प्ले कार्ड दिखाएँ कि जी ये सोर्सेज़ हैं, यहाँ हाँ, से, और आपकी हुकूमतें अपना इतना दावा करती हैं
सच्चाई का और फ्रीडम ऑफ प्रेस का और डेमोक्रेसी का, तो ये आपकी डेमोक्रेसी की हालत है कि, और आप सच ही बोल दो कि भाई हम आपसे नाराज हैं इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। तो ये करने की चीजें हैं, अपना हम डिमांड करें, अगर कोई हमें माली नुकसान हुआ है उसके हम क्लेम्स वगैरह करें, ये तो वो चीजें हैं जिनका हासिल वसूल कोई नहीं होगा, लेकिन ये करनी जरूरी है ताकि फैले। अब हमें दूसरी साइड पे ये करना चाहिए, 2-3 चीजें मेरे ध्यान में आती है। नंबर 1, अपने खिलाड़ियों के जहन से कड़वाहट और बदला लेने की चीज निकाल दें, क्योंकि खेल मैं भी खेलता रहा हूँ, खेल में अगर आपके जहन में ये चीज आ जाए आप कभी नहीं जीत सकते। आपको प्रोफेशनल तरीके से अपनी तैयारी करनी चाहिए, उनके जो बॉलर हैं उनके एनालिसिस करना चाहिए, बैट्समैन का एनालिसिस करना चाहिए आराम से ठंडे तरीके से, ताकि वर्ल्ड कप में हम एक अच्छी कारकर्दगी सामने ला सकें। और ये तो हमें बिल्कुल उनको अलग कर देना चाहिए और ये रोजमर्रा का शोर शराबा जो है खत्म करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो ममालिक एमिनेबल हैं, जो ज़्यादा हमारे लिए हमदर्दी रखते हैं या हम उनके ज़्यादा करीब हैं, जिसमें अभी साउथ अफ्रीका की टीम होकर गई है, वेस्ट इंडीज़ है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश से रिक्वेस्ट की जा सकती है कि जी हम इनके साथ खेलें, इनके मुल्कों में भी जाएं, उनको भी बुलाएं जो आते हैं, और अपनी कोई लीग वगैरह भी बुलाएं जिसमें कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी आ जाए, ताकि हम साबित कर सकें कि यहाँ पर ऐसा कोई मामला नहीं है। ये दूसरी बात होगी। एक चीज़ और आखिरी में ऐड करना चाहूँगा इससे पहले कि हम इस सवाल से निकले, कि आज की जंग यही जंग है, आज की जंग टैंकों और तोपों की जंग नहीं है। इस जंग के लिए आपको अपनी मदाफत के तरीके भी निकालने होंगे और हमला करने के तरीके भी निकालने होंगे। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, लेकिन सीधी सी बात है, जैसे को तैसा, ईंट का जवाब पत्थर, इनका जवाब तो पत्थर से देना पड़ेगा। और ये हम बड़ी देर से कह रहे हैं कि साइबर वॉर का जो ज़माना है उसमें हमें अपनी तमाम तर जो सलाहियतें हैं उनको बरूए कार लाना होगा। इसमें जन साहब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपने अफगानिस्तान की हुकूमत का जिक्र किया। उन्होंने कल दोबारा जो दूसरा उनका जो ट्रांच आया जिसमें उसमें उन्होंने बताया कि कितने लोग मिनॉरिटीज़ के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को भी उन्होंने शामिल कर लिया है। अब फिर भी अगर एतराज़ात उनके ऊपर जारी रहेंगे तो फिर वो बेचारे क्या करेंगे? वो उनको आप अभी उनको आए कितने दिन हुए हैं, मतलब 1 महीना हुआ है उनको आए हुए, और आप उनसे एक्सपेक्टेशंस ऐसी लगा के बैठे हुए हैं कि जैसे उनको 5 साल हो गए हैं। जी, वही ना कि अभी देखें उन्होंने बच्चियों के प्राइमरी स्कूल खोल दिए, जिस दिन खुले उसी दिन इतराज़ होने लगा कि जी अभी सेकेंडरी स्कूल नहीं खुलेगा। अरे भाई, अगर प्राइमरी खोल दिए तो सेकेंडरी भी खुल जाएंगे। उनकी औरतें जो हैं उनके आ रही हैं, उनके जो चैनल्स हैं उसके ऊपर, और वहाँ पर औरतें मुजाहरे भी कर रही हैं और वो करने दे रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। पर लेकिन वो जो मैं ना मानूं वाला ग्रुप है वो तो अपनी जगह कायम है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो ग्रुप हमदर्दी रखता है इनके साथ, जिसमें चाइना है, रशिया है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ईरान हो सकता है, तुर्की है, पाकिस्तान है, मलेशिया है, इनको चाहिए बैठकर अपनी कॉन्फ्रेंस करें और इनको मान लें, इनको रिकग्नाइज कर लें, उनको कहें कि ये ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं कि जो हमारी डिमांड्स हैं दुनिया की वो हमें पूरी होती नजर आ रही है। अब देखिए ना कसाना, ये जो फॉर एग्जाम्पल अगर वो कहते हैं हम अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे टेररिज्म के लिए, इसको तो टाइम लगेगा ना, ये कोई ऐसे चंद हफ्तों या इवन महीनों में होने वाली बात नहीं है। इसमें और उनकी रेट जब तक कायम नहीं होगी, रेट तब कायम होगी जब दुनिया उनको रिकॉग्नाइज करेगी। जी, और जो इंक्लूसिव वाली बात है, देखें 34 सूबे हैं उनके, अभी उन्होंने गवर्नर्स का ऐलान नहीं किया है। अगर वो ऐसे गवर्नर्स का ऐलान कर देते हैं कि जो हज़ारा का सूबे का गवर्नर है वो हज़ारा है, जो उज़्बेक है वो उज़्बेक है, जो ताजिक है वो ताजिक है, और यही होने जा रहा है मेरी मालूमात के मुताबिक, तो इंक्लूसिव भी हो जाएगी। असल में अफगान तालिबान ज़्यादा प्रेशर में नहीं आ रहे, वो इनकी कोई बातें पूरी करने के लिए दौड़ भाग नहीं कर रहे, उनको पता है कि ठीक है अल्टीमेटली सब कुछ हो जाएगा। दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट, वो अपने रास्ते पर चल रहे हैं, और आप देखिएगा कि ये मामला ऐसा ऐसा अच्छाई की तरफ जा रहा है। बल्कि मैं तो अपनी असेसमेंट ये दे रहा हूँ पाकिस्तानी लीडरशिप को कि चूंकि तकरीबन 1 दर्जन से 20-25 मुल्क ऐसे हैं जो इनको फौरन मान लेंगे, उसमें ये मुल्क जिनका मैंने जिक्र किया है वो है, लैटिन अमेरिका के कुछ ममालिक हो सकते हैं, और हो सकता है अफ्रीका के कुछ ममालिक हों। तो वो पाकिस्तान के पास सुनहरी मौका ये है कि काफ़ी सारे मुल्क इंतज़ार करें कि यार कोई पहल करे। और पाकिस्तान की सरहद भी सबसे लंबी है, पाकिस्तान की एथनिक एफिनिटी है, उनके साथ लिंग्विस्टिक एफिनिटी है, रिलीजियस एफिनिटी है, हम कोई बाकी मुल्कों की तरह नहीं है। तो मैं तो ये अपने जो करने वाले करता धरता है उनको मशवरा दूंगा कि आप बिस्मिल्लाह कीजिए, आप कल रिकग्नाइज करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे विद इन 1 वीक ये जो 20-25 मुल्क जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ ये फौरन रिकग्नाइज कर लेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता ये कारवान बढ़ता जाएगा और थोड़ी देर में आपको लेकिन नजर क्या आ वजह जाएगा है, बाकी। क्या वजह क्या है कि अभी तक देखें ना, प्राइम मिनिस्टर होके आए हैं उधर से, एससीओ की कॉन्फ्रेंस से, बाकी भी मामला आपस में इनके प्यूटिन वगैरह से भी मुलाकातें फोन पे होती रहती हैं,
तो क्या कोई डिली डैलिंग हो रही है हमारी तरफ से भी, कुछ कोई खौफ की फिजा है, क्या है मसला? जी, मेरा ख़्याल है कि वो जो मुहावरा है ना कि दूध का जला छाछ भी फूँक-फूँक के पीता है। हाँ। तो बस वो प्रॉब्लम है कि हम्म, चूँकि ये लोग नहीं सोच रहे कि पिछली दफ़ा और इस दफ़ा का तो बिल्कुल कोई मुवाज़ना है ही नहीं, अब मैं उसकी डिटेल बिल्कुल में नहीं बिल्कुल। जाता। और दूसरा ये कि नज़र आ रहा है कि काफ़ी सारे मुल्क मानने के करीब-करीब है, वो कह रहे हैं कि जी हम इनके साथ ताल्लुकात रखेंगे, हम इनकी मदद करेंगे, तो और क्या होता है मानना, वहाँ पर एम्बेसीज़ भी हैं मुल्कों की। हाँ तो पाकिस्तान ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, हालाँकि इस रिस्क के जो डिविडेंड्स हैं, वो बहुत हाँ, ज़्यादा होंगे। क्योंकि ठीक अफ़गान बात। लोग इसको याद रखेंगे कि जी सबसे पहले हमें जो है ना रिकॉग्नाइज़ करने वाला मुल्क कौन-सा था। गो हम्म, कि हम उनकी मदद तो वैसे भी कर रहे हैं रिकॉग्नाइज़ किए बगैर भी। हमारी एक किस्म की de facto रिकॉग्निशन तो है, सिर्फ़ आपने de jure करना है उसको। हाँ तो हाँ। उसमें मेरा ख़्याल पता नहीं ये कोई दिल क बड़ा करना होता है, कोई दिल गुर्दे के ये काम होते हम्म, हैं। ज़हन से आप ज़रूर एनालिसिस करें, उसके बाद आपको एक जिसको कहते हैं लीप ऑफ फ़ेथ हम्म, वो लेनी होती है। और मुझे नहीं समझ आती कि इतनी घबराहट क्यों है। वही होगी एफएटीएफ, आईएमएफ, वर्ल्ड हाँ। बैंक, अमेरिका, तो वो तो यूके। पहले भी है। देखें ना, जो ओके। प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ चल रहा है वो तो चल ही रहा है। अब देखें, वो हुकूमत जैसी भी बनाएंगे उनके ऊपर प्रेशर इसी तरह के आते रहेंगे, मुतालबात इसी तरह के आते रहेंगे। पाकिस्तान जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान के ऊपर इसी तरह का अटैक जारी रहेगा। तो व्हाई नॉट डू व्हाटएवर इज नीडेड? जी, ये तो हमेशा, ये तो मेरा नज़रिया भी है हमेशा से। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि एफएटीएफ के सिलसिले में कि अगर उनकी 26 रिक्वायरमेंट हैं और आप 28 भी पूरी कर दें, तब भी हाँ, वो एफएटीएफ से आपको नहीं निकलने देंगे, क्योंकि जो टेबल के नीचे से आपको अपनी डिमांडें दे रहे हैं वो और हैं, और जो टेबल के ऊपर डिमांड रखी हुई हैं वो और हैं। अब तो ये बात खैर वज़ीर ख़ारजा ने भी कह दिया कि इसको पॉलिटिसाइज़ किया जा रहा है। अब जाके कहिए, आप जैसे हम जैसे लोग 2 साल 3 साल से ये बातें कर हाँ, रहे हैं। हाँ, तो मेरा ख्याल जितनी जल्दी आप रियल पॉलिटिक्स को समझ जाएँ और उसके मुताबिक आगे चलें, क्योंकि 1-2 बातें जो मेरे तजुर्बे में हैं, एक तो ये है कि मगरिब जो है, अगर आप इसके सामने खड़े हों, तो ये ज़्यादा आपसे तमीज़ से बात करते हैं। एब्सोल्युटली जितना आप लेट के एब्सोल्युटली। रहें, जितना आप घुटनों पे बल रहें, उतना ये आपसे बदतमीज़ी करते हैं। बिल्कुल ठीक तो बात। ये बात अगर एक साइकी आप समझ जाएँ तो। लेकिन लेकिन और दूसरी। इमरान खान जो है, ये तो मतलब ही इज बेसिकली अ लीडर लीडर तो, और ये डरने वाले भी नहीं है। तो क्यों इतना ज्यादा एक कोकून में फंसे हुए लग रहे हैं इस वक्त? ऐसा लगता है जैसे जो एडवाइजर्स हैं वो समझा रहे हैं कि ना 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 ना, ये ना कीजिएगा, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, हम मारे जाएंगे। तो वो तो होगा। जी, इस सिलसिले में तो मैं एक बात किया करता हूँ, थोड़ी-सी है खतरनाक, लेकिन आपके प्रोग्राम में भी मैं कर देता हूँ। वो ये है, देखिए फ़ौज एक बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन है बज़ाहिर कंपैरेटिवली स्पीकिंग, हाँ जी। और काम भी अपने अच्छे करती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसमें भी आप बताइए कि बड़े-बड़े गद्दार निकल आए कि नहीं निकले? और हम्म, किस लेवल पे निकले? और उनको सज़ाएँ भी होगी, उनको कोर्ट मार्शल भी हो गया। तो आपका क्या ख़्याल है कि हमारे फ़ॉरेन ऑफ़िस में, हमारे इंटीरियर मिनिस्ट्री में, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री में, हमारे ये जो मुख्तलिफ़ इन्होंने बाहर से ला के एडवाइज़र्स रखे हुए हैं, इनमें ऐसे हाँ, लोग नहीं होंगे? तो जब तक इमरान खान साहब को ये बात समझ में नहीं आती, तो वो अपनी लीडरशिप जितनी भी उनकी अच्छी हो, एक लीडर की ये खूबी होना बहुत ज़रूरी है कि वो पता लगाए कि मेरे इर्द-गिर्द किस किस्म के लोग हैं, किन लोगों से मैंने छुटकारा हासिल करना है, किन लोगों को मैंने हाँ। करीब करना है। ये एक और बुनियादी मर्दमशनासी, एक बुनियादी ट्रेट होता है अच्छी लीडरशिप का। सही बात है। तो और इमरान खान किस साहब जितने लीडर भी की अच्छे हैं, कौन मेरा सी ख़्याल बात है कि इसमें। माननी है और कौन सी नहीं माननी। हाँ जी, ये भी है। और मेरा हाँ, ख़्याल है कि उनकी उनकी अगर आप गुफ्तगू सुने, उनकी अगर आप बयान सुने, अगर आप उनकी पॉलिसी बयान भी सुने तो बेहतरीन है इसमें। हाँ। लेकिन फिर उसका फ़ॉलो-अप अगर आप देखें तो वो कुछ बाज़-औक़ात कोई और बयान आ जाता है, कुछ और चीज़ें आ जाती हैं। तो मेरा ख़्याल है कि दुनिया के साथ ये राग अलापना, हालाँकि इमरान खान साहब बिल्कुल क्लियरली कह रहे हैं कि हमें उनसे ये वो डिमांडें नहीं करनी चाहिए जो कि इतनी वो कोजेंट नहीं है। अनरियलिस्टिक। लेकिन ये है कि हम कर रहे हैं। हम हाँ, हम क्यों नहीं उनको तस्लीम कर रहे हैं? हम भी ये कर रहे हैं कि जी इंक्लूसिव गवर्नमेंट लेकर आओ और हाँ, ख़वातीन को शामिल कर लो तो अच्छा है, ये है और वो है। इमरान खान साहब को कहें ना कि पहले अपने खैबर पख्तूनख्वा में तो ख़वातीन को लेकर आएँ मिनिस्ट्रियों में, हाँ, बाकी तो हाँ। बाद में देखेंगे। ठीक बात। अच्छा, अब ये जो इंडिया का मामला खुल के सामने आ गया है, अब ये हमें किस तरीके से टैकल करना है? एक तो ये है कि साइबर का आपने बताया कि जिस तरीके से जैसे को तैसे वाली बात है। लेकिन एक एक फ्रस्ट्रेशन हमें उनके यहाँ भी नज़र आ रही है। ज़ाहिर है, उनके देखें ना 66 से ज़्यादा जो ट्रेनिंग कैंप्स थे वो ख़त्म हुए, सब कुछ ख़त्म हो गया। और अब ज़ाहिर है कि उनको समझ नहीं आ रही कि कैसे हम इसको करें, क्योंकि बिल्कुल ही वो सर मुंडाते ही ओले पड़े वाली बात है। तो इस चीज़ को वो काउंटर हम कैसे करेंगे? अटैक तो हम पे आएँगे और अभी ये सिर्फ़ आगाज़ है। तो आइंदा जाके फिर हमारी जो फ़ौज है वो भी,
और फौज को भी क्या साइबर जो रेल्म है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का फील्ड है, दूसरे जो मामलात हैं, उसमें भी क्या इनको अपना रोल नहीं प्ले करना चाहिए? जी, वो किसी हद तक कर भी रहे हैं, और कोई इस किस्म के वो कमांड्स हैं हमारे जो कि ये काम कर रही हैं। साफ ज़ाहिर है इनको खुलेआम ज़िक्र करना शायद मुनासिब नहीं होता। लेकिन बात ये है कि हिंदुस्तान जिस तरीके से मलिया-मेट हुआ है अफ़गानिस्तान में, जो चीन से उसने मार खाई है, जो हमारी एयरफ़ोर्स से मार खाई है, अपने ज़ख्म चाट रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं कि वो कोई ना कोई जवाबी कार्रवाई करेगा और बड़ी कार्रवाई करेगा। साफ ज़ाहिर है ओपन जंग वो नहीं कर सकता, और उसकी वजह ये है कि हमारा डिटरेंस है और हम उनको मदद सिखा सकते हैं, ये बात उनको मालूम है। लेकिन ठीक है, अफ़गानिस्तान की सरहद उनके लिए अभी यूज़फुल नहीं रही, लेकिन हमारा बहुत बड़ा आपको पता है कि एरिया है जहाँ समुंदर लगता है, और समुंदर में जी, पूरे समुंदर की हिफाजत कोई आसान काम नहीं है। बहुत लंबी हमारी बंदरगाहें हैं, बिल्कुल। और जो हमारा कोस्टल रीजन है, इसमें मेरे ख्याल हमें ज़्यादा मुस्तैद रहने की ज़रूरत है कि वहाँ से वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो ईरानी बॉर्डर है उस पर हमें थोड़ा-सा मुस्तैद रहने की ज़रूरत है कि वहाँ पे कोई रह से उनके लोग, यहाँ पर ऑलरेडी उनके स्लीपर सेल हो सकते हैं, तो वो कुछ ना कुछ करेंगे। और ख़ासकर अगर अमेरिका की आशीर्वाद उनको मिल जाए कि जी हम आपको, अमेरिका कहिए, हम आपको हर किस्म की, आपको पता है 12-13 मुआहदे हैं उनके साथ, बड़े गहरे मुआहदे हाँ, हैं, बड़े करीबी स्ट्रेटेजिक मुआहदे हैं। तो उन पर अगर अमल दरामद शुरू हो जाए और अमेरिका उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दे और इंटेलिजेंस हुँ, सपोर्ट भी दे, और तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं हमारे साथ। और मुझे यकीन है कि हमारी लीडरशिप जो है, स्पेशली जो अस्करी लीडरशिप है, वो आगाह है इस चीज़ से, और हुँ, उन्होंने अपने जवाबी प्लान ज़रूर बनाए होंगे। इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। बल्कि मैं तो उन लोगों में से हूँ जो दुआ करता हूँ कि हिंदुस्तान कोई ऐसी गलती करे कि जिसके जी, नतीजे में मकबूजा कश्मीर भी आज़ाद हो जाए, और हो सकता है खुद इसके कुछ हिस्से जो है वो गंवा बैठें। वो उनको हुँ, पता नहीं है कि हम क्या प्लान लिए बैठे हैं, और क्या क्या उनके लिए हमारे हमने चीज़ें छुपा के रखी हुई हैं। हर वो चीज़ जो सामने है ऐसे नहीं है, और भी ऐसी चीज़ें भी हैं, वो काफ़ी माल हमने छुपा के रखा है जो अच्छा है। तो बात ये है कि इस किस्म के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन हमारी डिटरेंस भी अच्छी है, और इंशाल्लाह हमारा जवाब भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये है कि हमें जैसे आज जिस किस्म की जंग है, जैसे पहले मैंने ज़िक्र किया, उसी किस्म के जवाब के लिए हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा। और हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए अब मैं दोबारा सजेस्ट हाँ। करूँगा अपनी लीडरशिप को कि बाकायदा कोई एक हेडक्वार्टर बनाएँ, जहाँ से ये हाइब्रिड वॉर लड़ी जा सके, जहाँ पर कि हाइब्रिड वॉर के एक्सपर्ट्स जो हैं, वो बैठे हुए हों, जो अपना दिफा भी करना जानते हों, और इस जंग को आगे बढ़ाकर अटैक भी करना जानते हों। तो जनरल सर, ये जो आपने बताया कि कुछ चीज़ें छुपा के रखी हुई हैं, इनको निकालने का वक़्त आ नहीं गया जी अब? बस वो वक़्त जब भी ज़रूरत पड़ती है वो दिखा दी जाएँगी, और वो दुनिया देखेगी, हुँ, और जो जो इनके इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो आगाह हैं इस चीज़ से। लेकिन शायद आम पब्लिक को हुँ, नहीं मिले। हमारी पब्लिक के लिए मैं ये मैसेज दूँगा कि वी शुड रिमेन वेरी कॉन्फिडेंट। हमें हुँ, बहुत पुरइत्माद रहना चाहिए। आपका दिफ़ा बहुत मज़बूत हाथों में है। अल्लाह ताला के फ़ज़ल-ओ-करम से ऐसी-ऐसी चीज़ें हमारे साइंसदानों ने बनाई हैं, और इस वक़्त हमारी माशा फ़ौज के पास हैं, कि जिनका तसव्वुर बहुत कम लोग कर सकते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह ताला ऐसे ही रखे और हमारा जो दिफ़ा है वो इम्प्रेग्नेबल हो। अच्छा, आप ज़रा थोड़ा-सा चाइना के बारे में बात कर लेते हैं कि ये सारी की सारी जो कहानी है, इसका जो एक कैरेक्टर है वो चाइना है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है और जिसके साथ हमारे ताल्लुकात की वजह से दुनिया जो है इस वक़्त परेशान है। चाइना की तरफ से हमें इस तरह की कोई चीज़ विज़िबली नज़र नहीं आ रही है कि वो क्या किस तरीके से हमारी सपोर्ट कर सकता है इंटरनेशनली भी। अब देखें ना, जीएसपी प्लस का भी उन्होंने एक हमें एक वो भी तलवार लटकाई हुई है, उधर से फेडफ का भी है, दूसरे भी हैं। तो चाइना खुल के उस तरह क्यों नहीं आता, या उनकी एक स्ट्रैटेजी है कि नहीं पीछे रह के कुछ करना है? जी देखिए, पीछे रह के करते रहें जब तक कि, और सबसे ज़्यादा बड़ा इंटरेस्ट अब चाइना का है, तो मेरे हम्म, ख्याल चाइना का पीछे रहना कुछ ज़्यादा मुनासिब नहीं है। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि 3-4 दिन पहले मैं एक चाइनीज़ थिंक टैंक के साथ बातचीत कर रहा था, और उन्होंने अचानक मुझे हक्का-बक्का कर दिया एक सवाल पूछकर। उन्होंने हम्म, कहा, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को तस्लीम क्यों नहीं करता? हाँ, तो मैं उनका मुँह देखने लगा। मैंने कहा, जी हम, हमारे ख़्याल में तो आप बड़े भाई हैं, तो हमारा ख़्याल था मिल के करेंगे। हम्म, तो उन्होंने कहा कि हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि आप करें, और वो फ़ौरी तौर पे आपको नज़र आएगा कि चाइना भी करेगा। तो चाइना की सोच तो ये है। उसकी वजह ये है कि देखिए, जो अमेरिकन थिंक टैंक्स हैं, स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स, मिलिट्री थिंक टैंक्स, उनका ये ख़्याल है कि चाइना इकोनॉमिकली तो अभी तकरीबन उनके बराबर है, या उनको क्रॉस किए, बस कर लिया है, या बिल्कुल बैन-बैन है। मिलिटरीली थोड़ा-सा पीछे है, टेक्नोलॉजी में थोड़ा-सा पीछे है,
वो जहाँ तक उनका पॉलिटिकल क्लाउट है उसके वो शौकीन ही नहीं है, जैसे अमेरिका का हाँ होता है कि जी ठीक। रजीम चेंज करते हैं, फ्रेंडली गवर्नमेंट इंस्टॉल करते हैं, उनको डिक्टेट करते हैं, ऐसा चाइना का तरीक़ाकार ही नहीं है। तो उनके जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं उनकी राय में दिस इज द टाइम टू स्ट्राइक चाइना, कि अगर आपने देर कर दी तो फिर 5 6 10 सालों के बाद आप चाइना का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। हाँ तो इसीलिए आपने देखा कि पहले वो क्वाड था, क्वाड प्लस था, तो अभी ऑकस भी आ गया है जिसमें जी हाँ और उन्होंने अपना ये मामला मजबूत करने की कोशिश की है इंडो पैसिफिक में। और इंडो पैसिफिक क्या है, चाइना का घेराव है। लेकिन चाइना, ये जो आप कह रहे हैं कि क्यों रिलेक्टेंट होता है, चाइना को भी इस बात का इल्म है, वो कोई ऐसा बहाना नहीं देना चाहता वेस्ट को, अमेरिका को, जिसकी बुनियाद पर वो इन पर चढ़ दौड़े किसी भी तरीके से। तो ये एक वजह है कि चाइनीज में बड़ी सटलनेस है उनकी डिप्लोमेसी में, वो बड़े आराम से और तहम्मुल से आगे चलते हैं। बड़ा मुल्क है, उनके पास बड़ा टाइम है। हम हमारी तरह जल्दबाज नहीं है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि फ़ौरन तस्लीम करें, ऐसी जल्दबाजी उनमें नहीं पाई जाती। हो हाँ सकता है कि हमारे सृष्ट में ये गुट्टी में हो कि हम थोड़े से जल्दी जज्बात करते हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जैसे आप कह रहे थे कि ये ऐसे मुल्क जो कि हम ख्याल हैं हाँ अफगानिस्तान के सिलसिले में, और काफ़ी हैं, उनका नाम मैं ले चुका हूँ, आपको भी मालूम है, आपके नाज़रीन भी जानते हैं, उनको एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए। और स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज इस वक्त ये हो सकता है कि आप अफगानिस्तान को तस्लीम करें और ऑल आउट उनकी सपोर्ट में चले जाएँ, चाहे इकनॉमिक सपोर्ट है, चाहे पॉलिटिकल सपोर्ट है। क्योंकि जो ही आप उनको तस्लीम करेंगे, आप फौरी तौर पे फिर तकादा कर सकते हैं यूएन से कि जी जो पुराने, देखिए आप कितनी अजीब बात है कि पुरानी हुकूमत है ही नहीं हाँ अफगानिस्तान में, वो भाग गए, लेकिन उनके नुमाइंदे आज भी यूनाइटेड नेशन में भी बैठे हुए हैं, सारे हाँ मुल्कों की जो एम्बेसीज है वहाँ भी बैठे हुए हैं। कितनी ये अजीब व गरीब बात है हंसने वाली बात है। तो ये उसी वक्त आप उनकी मदद कर सकते हैं जब आप उनको तस्लीम कर लें, उसके बाद और दबाव दें कि जी अपने नुमाइंदे ये भेजें हर जगह, ताकि इनकी बात सुनी जाए, इनके साथ इंटरेक्शन होगा, तब बात आगे बढ़ेगी ना। और मेरा ख्याल है कि इसमें ये बहुत ही अपॉर्चून टाइम था, वो ये था क्योंकि यूएनजीए जो है वो शुरू हो चुकी हुई है, उसके इजलास हो रहे हैं वहां पे। अगर इनको तस्लीम कर लिया जाता तो इस वक्त ये अपनी वहां पे बाकायदा तौर पर एक बाजाब्ता वहां पे प्रेजेंस शो करते, और एक इंटरनेशनल फोरम भी पहला ऐसा मिल जाता जहां पे वो अपनी बात कर सकते थे आगे। जी, आप सही कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि तुर्की के सदर एर्दोगान ने अच्छा स्टांस लिया है वहाँ पर। हम्म, अगर ऐसा ही स्टांस पाकिस्तान भी ले ले, और हाँ उम्मीद है कि उससे भी अच्छा लेगा, या कम से कम वैसा तो लेगा ही, क्योंकि वो भी यही कह रहे हैं कि जी अभी हमें अकायद को तस्लीम करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वहाँ पीस हो, ताकि वहाँ टेररिज्म ना हो, भूख से लोग ना मरें। हम भी यही कह रहे हैं। और हाँ अगर वहाँ पर ये अभी वज़ीर ख़ारजा भी गए हुए हैं, अगर ये अपने पार्लेज में, अपनी मीटिंग्स में एक असेसमेंट कर लें कि हाँ कितने ममालिक ऐसे हैं जो कि हम ख्याल हैं, तो फिर मेरा ख्याल इंतज़ार किए बगैर भी अगर आप तस्लीम कर लेंगे, आप देखेंगे पीछे एक लाइन लग जाएगी। नीचे ना, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक एक और जो इम्पोर्टेंट चाइना के हवाले से एक बात थी, वो ये थी कि अभी मैं देख रहा था कि 2 दिन पहले एक इजरायली अखबार ने ये रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक नई न्यूक्लियर डील हुई है, जिसकी वजह से एक वो उनके बकौल के एक नई आर्म्स रेस जो है वो शुरू हो जाएगी और कॉन्फ्लिक्ट का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो ये जो डील हुई है, आप समझते हैं कि ये काफी बड़ी डील हुई है जिसकी वजह से पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो ताल्लुकात जी, हैं वो पहली मजीद एक बात तो नए ये कि लेवल ये पे जो चले डील हुई है, ये ट्रांसपेरेंट डील है, ये सबके सामने हुई है, ये जाएं। कुछ हाँ छुपा कर नहीं हुई है। ये जो हमारे बिजली घर हैं, एटमी बिजली घर, जी इनकी मेंटेनेंस की, इनको आगे चलाने की, और इनके लिए यूरेनियम की माइनिंग के सिलसिले में सेफ मेथड्स जो हैं, हाँ उसमें कोलैबोरेशन के लिए ये डील हुई है, और सबके सामने हुई है। और मेरा ख्याल है कि जितने भी हमारे ये न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, सब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के अंडर हैं, और वो बाकायदा इनकी इंस्पेक्शन करते हैं, उनके यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, और जहाँ से भी हम माइनिंग करते हैं वो भी वहाँ पर उनकी सारी मॉनिटरिंग है। तो ये तो फिर इसराइल और इंडिया ने तो यही करना है ना। इसराइल को ये हाँ चाहिए था कि वो ये बात करता कि हिंदुस्तान में पिछले 1 2 महीने में कितनी चोरियां हुई हैं, ये जो फिसाइल मटेरियल है, यूरेनियम यूरेनियम किस, हाँ जी, किस किस तरीके से बेचने की हाँ कोशिश की गई है, हाँ और कैसे सरेआम वो फिरता रहा है थैलों में। तो ये तो दुनिया पर वहाँ से तो आंखें बंद कर लेती है ना। तो मेरा ख्याल है हमने कोई ऐसी डील नहीं की है जिसकी कोई ऐसी अहमियत हो कि जो कि गेम चेंजर हो। अदरवाइज हमारे बड़े गहरे ताल्लुकात हैं चाइना के साथ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 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 हमने जो जो ताल्लुकात हैं उसमें हमें जो सीपैक के ऊपर मुख्तलिफ खबरें जब आती हैं तो लोगों के आईब्रोज भी खड़े हो जाते हैं। कभी कोई कहता है कि जी स्लो डाउन हो गया है सीपैक, कभी कोई कहता है कि जी काम रुक गया है। तो ये असल हकीकत है क्या? जनरल साहब, आपको तो पता होगा इस वजह से।
जी, हकीकत जो मेरे ज़हन में वो तो ये है कि थोड़ा-सा कहीं-कहीं स्लो डाउन हुआ है, और ये माना है काफ़ी लोगों ने। जी, और इसकी वजह ये है कि इन्होंने हमारे गले में मछली के कांटे की तरह आईएमएफ और एफएटीएफ के कांटे डाले हुए हैं। और ठीक। हम शायद ये सोच रहे हैं कि हम थोड़ा इंतज़ार कर लें, ये कांटा निकले, तो तब जाके हम जो है ना एकदम खुल के सीपैक पे काम शुरू कर दें एकदम। जबकि ये कांटा निकलने का नहीं है, ये फंसा हुआ है आपके गले में, और ये इसके ऊपर केचुआ लगा हुआ है डॉलर्स की सूरत में। और वो जब भी देखते हैं वो उसको थोड़ा तुनका मारते हैं, और ये आप मज़ीद आपके गले में और धंस जाता है। जब तक आप इससे छुटकारा हासिल नहीं करेंगे, और छुटकारा हासिल करने का कोई तरीका मेरे ज़हन में नहीं है, आप धंसते चले जाएंगे आईएमएफ में और एफएटीएफ में, जब तक कि आप खड़े होकर ऐलान नहीं कर देते कि नो मोर। हम जो है इसको हम रीशेड्यूल करना चाहते हैं, और हम इसको अभी हम पेमेंट करने से कासिर हैं फ़िलहाल। और आप हम पर पाबंदियाँ ना लगाएं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मुल्क गुजरे हैं जिन्होंने डिफ़ॉल्ट किया है और उसके बावजूद वो रहे। हम डिफ़ॉल्ट के तकरीबन किनारे पे पहुँचे हुए हैं जहाँ तक मेरा ख्याल है, लेकिन डबल नुकसान ये कर रहे हैं कि 2 कश्तियों में पाँव रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे दोनों कश्ती बाँध जो नाराज़ हो रहे हैं। अमेरिका तो नाराज़ है ही, चाइना भी हल्का-हल्का उसका इज़हार कर रहा है। मेरा ख्याल है अभी ये टाइम आ गया कि हम फैसला करें कि हमने किस तरफ अपना रुख करना है। और ये अगर 2 कश्तियाँ जबकि ख़ासकर वो अलग-अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, तो ख़ामख़ा हमारे जिस्म को फाड़ ना दें, हमें एक कश्ती में अपने दोनों पाँव रख लेने चाहिए। इसमें इसमें एक जो बहुत ही अप्रोच जिसकी बात करते हैं हम लोग नॉर्मली, और खासतौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब तो हैं, वो तो बल्कि मेरा ख्याल है कि आज भी जो उन्होंने बात की है क्रिकेट टीम के साथ मुलाकात में, तो उन्होंने यही कहा है कि एक फियरलेस किस्म की आप स्ट्रेटजी इख्तियार करें। तो वो उनको तो सबक दे रहे हैं, लेकिन क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी भी फेयरलेस नहीं होनी चाहिए? जी देखें, वज़ीर-ए-आज़म जो होता है वो बहुत सारी इनपुट्स होती हैं उनके पास, बहुत सारी मालूमात होती हैं जो आपके और मेरे पास नहीं है। ठीक। उनके पास इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे हैं, उनके पास फॉरेन ऑफिस से इनपुट्स आ रहे हैं, उनके पास आर्मी से इनपुट्स आ रहे हैं, आईएसआई से इनपुट्स आ रहे हैं। तो जो उनके ज़हन में जो पूरा खाका बन रहा है, वो शायद मैं नहीं बना सकता। हाँ, ठीक। और इसलिए उस तरीके की हतमी बात नहीं मैं कर सकता कि ये नहीं मैं कह सकता कि इमरान खान साहब की कोई गलती है, या लेकिन साफ ज़ाहिर है कि जो हमें नज़र आता है ओपन सोर्सेज़ से, वो ठीक। मशवरा तो हम देते रहते हैं। ये जो मशवरा मैं दे रहा हूँ कि जी आप अफ़गानिस्तान को तस्लीम कर लें, आप देखेंगे कि बाद में बहुत सारे लोग तस्लीम कर लेंगे। हाँ, और दूसरा ये कि 2 कश्तियों में अभी सवारी बहुत मुश्किल हो गई है। हाँ, इसमें आपको इन एनी केस अगर आज नहीं, और पहली बात तो ये है कि हर आने वाले साल के साथ आप और धँसते चले जाएँगे दलदल में एफएटीएफ की और आईएमएफ की और वर्ल्ड बैंक की और बाकी जितनी भी चीज़ें। कभी आपके जहाज़ों को कह देंगे ये फिट नहीं है, और हाँ, खुद जब आना तो उन्हीं जहाज़ों में बैठकर इधर फ़ौरन आ जाते हैं, फिर सेफ हो जाता है, पाकिस्तान भी हाँ, सेफ हो जाता है, पीआईए भी सेफ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको शो कर रही हैं कि वो जान के आपको उन्होंने पुल-सिरात पर रखा हुआ है। तो ये तो आपकी बिल्कुल। मर्ज़ी है कि आप पुल-सिरात पे ही चलना चाहते हैं, या एक दफ़ा तैर के निकल जाएँ और उसके बाद हाँ, अपना काम खुद करें। आपको एक न एक दिन आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी, आज़ाद माशी पॉलिसी पर चलना पड़ेगा, और उसके लिए आपको एक खून के दरिया से गुज़रना पड़ेगा। चाहे आप फैसला आज करें या कल करें, और वो खून का ठीक। दरिया चौड़ाई में बढ़ता जाएगा हर आने वाले साल के साथ। तो आपने जितनी जल्दी इसमें छलांग लगा के तैरना है, उतनी जल्दी आपके निकलने के इम्कानात हैं। ये मेरी असेसमेंट है, मैं इस पे मुसर नहीं हूँ, मैं गलत हो ठीक। सकता हूँ, लेकिन और लोगों से भी मशवरा किया जा सकता है। ठीक। जितनी जल्दी ये कांटे डॉलर के अपने गले से निकाल फेंकें, उतना आपके लिए अच्छा है। उतना ही बेहतर होगा। अल्लाह ताला खैर करे। जनरल साहब का बहुत-बहुत शुक्रिया। इट्स ऑलवेज़ अ प्लेज़र टू हैव योर इनसाइटफुल एनालिसिस। हम लोग आपसे बहुत सीखते हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और अल्लाह ताला आपकी जो इनसाइट है, उसकी नज़र के मुताबिक, उसकी बसीरत के मुताबिक अल्लाह ताला हमें आगे बढ़ने की तौफीक दे। बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में दुआ शुक्रिया। कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी अस्सलाम है कि वालेकुम। मैं तेरा ही बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदन बतोमाए खेशरा, तू दानी हिसाब के मैं बेशरा। मुझे सना को जनरल नईम खालिद लोधी साहब के साथ इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।